नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कैमरे की कुछ सेटिंग्स के बारे में। जैसा कि अगर आपने एक कोई नया कैमरा खरीदा हुआ है तो भी ये सेटिंग्स उसमें जरूरी होती है, या फिर अगर आपके पास पुराना कैमरा है तो भी कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि अगर आप कर ले तो आपकी पिक्चर क्वालिटी, आपके काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो कैमरा कौन सा है, चाहे वो निकॉन हो, सोनी हो, कैनन हो या फिर फ्यूजी हो, जो भी कैमरा हो। अगर ये सेटिंग्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके कैमरे की क्वालिटी, आपके पिक्चर की क्वालिटी, आपके वीडियोग्राफी की क्वालिटी या फिर आपके काम करने का तरीका जो है, जो आपकी क्वालिटी वो इनहेंस हो जाएंगी। तो मैं जो आपको बताने वाले हूँ वो कैमरे की कुछ 20 सेटिंग्स, आपको कैमरे की 20 सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि करना आपको सबसे जरूरी है। बस वो आप कर लें, उससे ही आपके कैमरे की क्वालिटी सारी चेंज हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं कैमरे की सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो भी आप क्लिक करते हैं, जो भी आप कैप्चर करते हैं, वो हमारे सेंसर के थ्रू होके छपता है। और सेंसर की साइज होती है 3:2, जो सबसे मेन साइज होती है, जो सेंसर की पूरी कंप्लीट साइज होती है वो 3:2 की साइज होती है। तो आपको पता होगा एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है। एक्सपेक्ट रेशियो जैसे मतलब 16:9 का होता है, 1:1 होता है। आपने देखा होगा, इसमें 1:1 आएगा, फिर 16:9 आएगा, फिर उसके बाद आपका 3:2 आएगा। इस तरह से सारी, और 4:3 आएगा। इस तरह से सारी एक्सपेक्ट रेशियो होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो 3:2 पे रखें, क्योंकि क्या होता है जब भी हम पूरे सेंसर साइज को हम यूज करें, उससे ही आपका रेजुलेशन होता है कि आपका रेजुलेशन क्या है, कैमरे का रेजुलेशन जो है वो पूरा आप रेजुलेशन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और दूसरा चीज, जो पिक्सल्स होते हैं वो पिक्सल्स भी आप पूरे सेंसर का पिक्सल्स आप जो है वो आप अपने फोटो में यूज कर रहे हैं। इसलिए आप कभी भी 3:2 के रेशियो पे जो है उस पर आप शूट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उससे अगर आप 3:2 के सेंसर एक्सपेक्ट रेशियो पे आप अगर शूट करते हो तो आप जो है बाद में उसको क्रॉप कर सकते हो, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक वो हो कि जिसमें आपको इतने पे ही करना है, जैसे आपको अगर थंबनेल के लिए क्लिक करना है तो 16:9 चाहिए, तो ठीक है, आप 16:9 पे आप रख के फिर क्लिक कर लीजिए कि ऑन टाइम मैं 16:9 पे क्लिक करके उसको ही मैं थंबनेल लगा दूंगा, तो बात अलग है। नहीं तो अगर आपको ये है कि आप बाद में क्रॉप भी करना चाहते हैं तो आप 3:2 पे आप कर सकते हैं। तो दूसरी सेटिंग जो होती है वो है इमेज फॉर्मेट की। तो इमेज फॉर्मेट जो होता है उसमें नॉर्मली दो ऑप्शन देते हैं, जेपैग और रॉ की। मेरे केस में जो है वो मैं जेपैग और रॉ दोनों ही रखता हूँ, जिससे कि जब भी मैं क्लिक करूँ तो उस समय जेपैग और रॉ दोनों ही फॉर्मेट में मेरे पास फोटो आ जाए, जिससे कि मैं जेपैग को जो क्या करते हैं कि ऑन टाइम जो इंस्टेंट यूज़ करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वो उसके काम आ जाता है। और दूसरा जो रॉ होता है उसमें काफ़ी डिटेलिंग होती है, आप देख पाएंगे उसमें जो क्लियरिटी होती है वो तो डल दिखती है, लेकिन उसको ऑन टेबल हम जो है फोटोशॉप में और बाकी अदर जो भी लाइट रूम और अलग अलग एप्लीकेशंस है उसके थ्रू हम लोग उसमें ज़्यादा काम कर पाते हैं और उसको अच्छा फोटो बना सकते हैं। तो जो भी कमर्शियल यूज़ करना है उसके लिए रॉ ज़्यादा बेटर है, और अगर नॉर्मल यूज़ करना है तो जेपैग अच्छा है। ठीक है, तो अगर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास कार्ड कितना है, कार्ड कितना स्पेस का कार्ड कितना है, और आपको आज के दिन में काम कितना करना है। अगर बाई चांस आपके पास छोटा कम स्पेस का कार्ड है और जब काम ज्यादा करना हो तो आप उसको समझ लें कि मतलब कमर्शियल नहीं है। अगर आप अपने खुद के घूमने के लिए गए हुए हैं तो आप नॉर्मली जेपैग यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑन टेबल काम करना पसंद करते हैं तो आप रॉ भी यूज कर सकते हैं साथ में। लेकिन रॉ का जो फोटो होता है वो स्पेस ज्यादा लेता है। अगर ये फोटो एमबी में कुछ 2 MB 3 MB का है, तो रॉ का जो फोटो 15 MB से 20 MB तक का जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उस सेटिंग को कर सकते हैं। मेरा जो केस में है वो क्या है कि मैं दोनों ही यूज करता हूँ, जेपैग और रॉ। अब इसके बाद जो तीसरी सेटिंग है वो हम बात करेंगे। आपके वी फाइंडर के ठीक बगल में ही एक नॉब होता है जो कि मतलब ऊपर नीचे होता है। तो ये जो है वो इसको बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है वो ये इसके अंदर जो लेंसेज होते हैं जो उसको आगे पीछे करने का सिस्टम होता है। लाइक जैसे इसमें फोकस करते टाइम कैमरे का ये आगे पीछे होता है, वैसे ही डायोप्टर में भी ये थोड़ा मोड़ा आगे पीछे सेट होता है। तो जैसे जिसको चश्मा लगा हुआ है वो उसको थोड़ा सा ये आगे होगा, 3 पे होगा, 2 पे होगा, 1 पे होगा, ऐसे फिर माइनस जाता है।
तो आप उस चीज को देख पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे लगाते हैं आंख को, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि जैसे जिसको चश्मा लगा हुआ वो यहाँ से कैमरे को फोकस में करके यहाँ से इसको सेट करके अपने हिसाब से उसको रख सकता है कि उसको फोकस मिलेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम कैमरे को बैग में रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, बैग में रखते निकालते टाइम ये हिल जाता है। तो हिल जाने के बाद भी अगर आपको चश्मा नहीं भी लगा है तो भी ये उसके हिसाब से, जैसे जिसको 1 नंबर 2 नंबर का चश्मा लगा रहता है उसके हिसाब से अगर ये सेट हो गया तो आपके हिसाब से तो सही रहेगा नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बाई चांस अगर आपको इसमें फोकस नहीं मिल रहा है तो आप जो है यहाँ डायोप्टर से उसको सेट कर सकते हैं। कैमरे का फोकस यहाँ से नॉर्मल जैसे हाफ प्रेस करके फोकस देते हैं, उससे फोकस लेके उसके बाद यहाँ से डायोप्टर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग जो है आपकी वो जैसे कि अगर आप कोई पेड असाइनमेंट शूट करने जाते हैं या फिर कोई कमर्शियल शूट करने जाते हैं तो किसी किसी कैमरे में सिंगल कार्ड होता है, लेकिन अक्सर कैमरों में डबल कार्ड होता है। जैसे इसमें डबल कार्ड दिया हुआ है, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दो कार्ड के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड कार्ड हम सेटिंग कर लेंगे कि सेकेंड कार्ड यूज एज ए बैकअप। तो अगर हम कार्ड को जो है वो बैकअप के लिए यूज कर लेते हैं तो अच्छा ये हो जाता है कि हमारे पास सेम कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। तो हमारे पास थोड़ा सा कार्ड एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, लेकिन वो अच्छा हमारे लिए ये होता है कि अगर बाई चांस एक कार्ड अगर गिर जाता है कहीं या फिर कहीं करप्ट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे पास एक बैकअप होता है कि अब उसका बैकअप हमारे पास पड़ा हुआ है। बाई चांस हमने उस कार्ड को एडिट करने के लिए किसी और को दे दिया और या फिर पार्टी को ही वो कार्ड चाहिए कि दे दो मुझे, थोड़ा सा दिखाना है, फिर उसके बाद देता हूँ। तो अगर वहाँ पे इस कंडीशन में बाई चांस कहीं कुछ करप्शन आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास दूसरा कार्ड जो है वो बचा हुआ है ऑप्शन के लिए, आपके पास एक और बैकअप बचा हुआ है। तो इसके लिए हम दोनों कार्ड को यूज कर लेते हैं सेम टाइम पे। सेकंड कार्ड हमें मतलब बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है कैमरे में जो ऑटो फोकस असिस्ट का पे जो बीप का साउंड होता है, वो बीप का साउंड ऑफ कर देना चाहिए। जिससे कि अगर हम फोकस करके कहीं एक नॉर्मल जगह पे फोकस करते हैं और वहाँ पे ये हाफ प्रेस करते जब भी तब एक बीप का साउंड आता है, तो वो बीप का साउंड ना आए, जिससे कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो बगल में लोग होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे लोगों को लगना चाहिए कि प्रोफेशनल कैमरामैन है, तो वो जब भी कोई भी प्रोफेशनल कैमरामैन होता है वो यहाँ से मैनुअल फोकस करता है, कभी भी वो ऑटो फोकस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप ऑटो फोकस कर रहे हैं तो बीप का साउंड नहीं आने से ये होता है कि आप भी मैनुअल फोकस ही कर रहे हैं। और ये पता चलता है कि आप कैमरा ऑटो पे जो फोकस है वो ऑटो पे यूज कर रहे हैं। तो बीप का साउंड ऑफ कर दें तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है आपका कार्ड का, जो जैसे मतलब हमने बताया कि दोनों कार्ड पे अगर आप चाहें तो बैकअप ले सकते हैं दूसरे कार्ड पे। अगर बाई चांस आपको बैकअप नहीं लेना है तो अगर हम दोनों ही कार्ड डाल देते हैं, तो उसमें डालने के बाद हमें यहाँ पे डाल देना ऑटो स्विच मीडिया पे। ऑटो स्विच मीडिया से क्या होता है कि जब भी एक कार्ड हमारा फुल हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे कार्ड पे स्विच हो जाए। ऐसा ना हो कि वो कार्ड फुल हो गया फिर उसके बाद हमें निकालना और फिर उसको निकाल के इधर डालना हो। तो इसके लिए ऑटो स्विच मीडिया जो है वो ऑन करना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि और दूसरा चीज़ क्या होता है कि बाई चांस अगर आप हैं तो आप 1 नंबर पे कार्ड, जैसे इसमें सेटिंग होता है स्लॉट 1 स्लॉट 2 का, तो अगर स्लॉट 1 पे रखते हैं तो स्लॉट 1 का ये चलेगा कार्ड। अगर वही कार्ड सेम कार्ड निकाल के स्लॉट 2 में डालते हैं तो कार्ड नहीं चलता है, कैमरा कैप्चर नहीं करता है। तो उस समय क्या करना है कि ऑटो स्विच अगर कर देते हैं आप जो है, तो उससे जो है आपका जो कार्ड किसी में डालते हैं, अगर 1 में डालते हैं तो 1 में पकड़ लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, दूसरे 2 में डालते हैं तो 2 में रिकॉग्नाइज करके कैमरा जो है उस पर सेट हो जाएगा। तो ये कर देना ज़्यादा बेटर है कि ऑटो स्विच मीडिया ऑन कर देना है, जिससे कि आपका जिस किसी भी स्लॉट में कार्ड डालते हैं उसमें कार्ड आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाए। अब बात करते हैं, जैसे कि लोगों की शिकायत होती है कि हमारे कैमरे में ग्रेन्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो भी कहें आप, ग्रेन्स या नॉइस वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है आपके आईएसओ पे, आपका आईएसओ कितना तक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा ये अल्फा A7 Mark III है, इसमें 2,04,800 के आसपास तक का आईएसओ जाता है। तो 2 लाख प्लस का आईएसओ जाता है, लेकिन अभी आईएसओ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाने से ग्रेन्स आता ही आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम आईएसओ स्पीड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो आईएसओ है उसका लिमिट
एक रेंज तक रहेगा कि यहाँ तक आप आईएसओ तक जा सकते हैं। तो उसमें जो है आप यहाँ पे मैक्सिमम आईएसओ लिमिट को सेट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपका एंट्री लेवल का कैमरा है तो उसमें मैक्सिमम आईएसओ 1600 कर दीजिए, जिससे कि उसके ऊपर जब जाएगा तो ग्रेन्स आएगा। अगर आपका हाई एंड कैमरा है तो उसमें 3200 या 6400 6400 आप तक आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसके ऊपर आपका आईएसओ ना जाए और आपका कैमरा जो है आपके हैंडल में हो और जो भी आप शूट करें उसमें ग्रेन्स ना आए। तो ये जो है वो आईएसओ के ऊपर डिपेंड करता है ग्रेन्स, और आईएसओ को आप लिमिट कर दीजिए जिससे कि आप उसके ऊपर जाए ही ना। इसके बाद जो आपके मोस्ट ऑफ द कैमरों में आगे एक स्टार का वो होता है, जो फोल्डर होता है, जैसे कि मतलब आप उसमें जो है या तो स्टार होता है या तो फेवरेट होता है, तो एक फोल्डर बनता है जिसमें कि आप आपकी फेवरेट जो सेटिंग है, जो आपकी मोस्ट यूज सेटिंग है, उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये आप जरूर यूज किया करिए, जिससे मतलब अक्सर लोग इसको यूज नहीं करते। तो आप जो ये फेवरेट वाला फोल्डर है या स्टार वाला फोल्डर है, उसमें आपकी मेन सेटिंग्स जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऐड आइटम पे करेंगे तो ऐड आइटम पे करने के बाद आपके पास 33 पेजेस के मेनू दिखेंगे। उसमें से आप ढूंढ के जो भी सेटिंग्स आपकी मेन है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि इंटरवल रिकॉर्डिंग है, वो आपको कभी भी इतना उस पर स्विच करना पड़ सकता है, तो इंटरवल रिकॉर्डिंग को डाल दिए, या फिर आईएसओ रेंज डाल दिए, या फिर जो भी आपका अपना मीडिया शिफ्ट के लिए अगर डालना है तो वो डाल दिए। तो मतलब जो भी आपकी मेन सेटिंग्स है जिसको आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, वो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, वो सेटिंग्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स आपको इसमें मिल जाएंगी। जो भी आप सेटिंग इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक अलग से अपना फोल्डर बना सकते हैं, जिसमें कि जो आपकी सेटिंग्स हैं उसको आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े। अगर आपको जैसे अगर कोई भी सेटिंग आपको 2 बार 3 बार ढूंढने में, यार वो मिल नहीं था, कहाँ गई, मैंने देखा था, तो वो उस चीज को उठाया और अपने फेवरेट वाले में फोल्डर में डाल दिया, तो आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगली सेटिंग जो है वो है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन या फिर हाई आईएसओ नॉइस रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एक लॉन्ग एक्सपोजर या फिर आईएसओ जब भी ज्यादा होता है, उस समय का जो नॉइस होता है वो रिडक्शन करने के लिए ये सेटिंग दे रखा हुआ है, जिससे कि आप जो भी फोटो क्लिक करते हैं उसका ये नॉइस रिडक्शन करके आपको ये देता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी अगर हम आप शूट कर रहे होते हैं, थोड़ा जल्दी होती है, उस समय ये एक फोटो क्लिक करने के बाद उसमें टाइम लेता है, मतलब प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद फिर आपको फोटो ये करके देता है, जिससे कि ये जो नॉइस है उसको ये रिडक्शन करता है ऑन टाइम। तो उस चीज को आप ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। इस जो नॉइस है वो आप ऑन टेबल भी उसको रिडक्शन कर सकते हैं, तो वो कैमरे से करवाने के बजाय आप ऑन टेबल कर लीजिए, जिससे कि आपका समय बचे और आप आसानी से जल्दी में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल सके। अभी हम वीडियो सेटिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं, अभी तक तो हमने फोटो के लिए और बाकी नॉर्मल कैमरे की सेटिंग्स के लिए देखा, तो अब जो है अगर आप वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा एक सजेशन होगा कि वो आपका जो एफपीएस है उसके बारे में, क्योंकि कहीं कहीं आपको एक ग्लेयर टाइप का, जैसे ऊपर से नीचे ब्लैक लाइन आना या फिर कुछ इस तरह से दिखता है, तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि जब भी आप इंडोर शूट करते हैं तो इंडोर की जो लाइटें होती है हमारी, वो हमारे कैमरे से मैच होनी चाहिए, तब वो सही होता है। तो जैसे वो एक लाइक शटर के जैसा वो चलता है, तो उस चीज को कैसे खत्म करें। तो एक चीज होता है कि जैसे हमारा कैमरा जो है उसमें इसमें 2 फॉर्मेट में शूट किया जाता है, एनटीएससी और पैल। एनटीएससी जो है तो होता है, वो कहा जाता है कि फॉरेन कंट्रीज के लिए एनटीएससी होता है, और इंडिया के लिए पैल यूज किया जाता है। तो जिससे कि अगर आपका जो एफपीएस होता है, फ्रेम पर सेकंड, वो जो होता है वो 25 एफपीएस पे आप शूट कर सकते हैं, या फिर 25 के मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ की जो लाइटें होती हैं वो 50 हर्ट्ज की बनाई जाती हैं। जो 50 हर्ट्ज होता है वो उसके हिसाब से अगर आप 50 के हाफ में 25 को यूज कर सकते हैं, 50 यूज कर सकते हैं, या फिर 100 यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आउट ऑफ कंट्रीज की लाइटें देखें तो वो 60 हर्ट्ज की होती हैं, जिससे कि आप 30 एफपीएस या फिर 60 एफपीएस या फिर 120 एफपीएस पे शूट कर सकते हैं।
तो नॉर्मली अगर आप नया कैमरा ले रहे हैं तो उसमें जो है आपको NTSC पे ही कैमरा मिलता है, तो उसको पैल पे कर लें। जो वीडियो फॉर्मेट है, जो कैमरे का फॉर्मेट है, वो पैल पे कर लेंगे, तो पैल पे होने से वो ऑटोमेटिकली जो उसके FPS है वो 25 और 50 पे आ जाता है। उसको भी आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 60 पे जा सकते हैं, या फिर पाल पे भी है तो वो 60 पे जा सकते हैं, और NTSC पे भी है तो 25 या 50 भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पे शूट करते हैं तो पाल पे जाने के बाद से आपको यहाँ की लाइटों के हिसाब से आपको सेटिंग मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे FPS जो है वो 25, 50 या 100 पे करके इंडोर शूट कर सकते हैं। हाँ, आउटडोर जाने के बाद आपके पास कोई भी FPS हो उसका कोई दिक्कत नहीं, आउटडोर की लाइट कोई भी कैमरा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इंडोर की लाइट जो है वो हर्ट्ज के हिसाब से होती है। वो हर्ट्ज के हिसाब से अगर कैमरा मैच नहीं करेगा तो उसमें फ्लिकरिंग आएगा। अब अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो ऑडियो तो आना ही है। ऑडियो मतलब वीडियो का एक पार्ट ही समझा कि जाके ऑडियो है। तो ऑडियो सेटिंग करने के लिए मैं ऑडियो में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा कि क्या क्या सेटिंग इसमें है, क्योंकि अलग अलग कैमरों के अलग अलग सेटिंग्स हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि आप जब भी ऑडियो कर रहे हैं तो नीचे एक लाइन आती है जो लेबल होता है ऑडियो का, उसको देखते हुए आपको ऑडियो को सेट करना है, कितना डीबी पे करना है। जैसे अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आप उस पर सेट कर रहे हैं तो वहां पे जब भी आप एकदम 0 पे आके 1, 2 या 3 पॉइंट बढ़ाएंगे तो उस पे क्या हो जाएगा कि आप नीचे साथ साथ में आप हेलो माइक चेक करके मतलब जैसे भी आप बोलते रहें और उसको देखते रहें। तो उस तरह से अगर आपको देखना है और इसको लेके जाना है मैक्सिमम जो ग्रीन है वहां तक, ग्रीन के बाद जब भी पिंक और रेड आता है तो वहां पे समझ लीजिए कि आपका ऑडियो जो है वो पीक हो रहा है, वहां पे आपकी ऑडियो खराब हो रही है, फट रही है, वो आपकी ऑडियो यूजेबल नहीं है। अगर वो रेड पे पहुंच जाती है तो मतलब मैक्सिमम जो पिंक है, पिंक के पहले होना चाहिए। पिंक जो है वो आपका वार्निंग पॉइंट है, वहां तक ऑडियो एक मतलब ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता उस टाइप से। तो मतलब पिंक तक बचाते हुए ऑडियो को आपको सेट करना, उसके हिसाब से आपका लेबल कैमरे का सेट करना होता है। तो अगली जो सेटिंग है वो फोकस पिकिंग की है। जैसे कि अगर आप मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी आपका फोकस जो होता है वो अगर आप मैनुअल यूज करना चाहते हैं, लाइक अगर जैसे जो आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते टाइम जो है आप यहाँ से मैनुअली फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं और आगे पीछे होने पे मतलब आप ऑटो फोकस सही नहीं चलता है, तो उस पर अगर आप मैनुअल फोकस यूज करना चाहते हैं तो उस समय क्या होता है कि फोकस पिकिंग आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे अलग अलग कलर में होता है, जैसे रेड, पिंक या फिर ग्रीन या फिर व्हाइट जो भी होता है, तो अलग अलग कलर में होता है। तो मतलब उस तरह से आप इसको ऑन कर लेंगे जब भी जो चीज़ है, जो भी चीज़ है जो अगर वो फोकस में रहेगी तो उस पे उस कलर का एक बॉर्डर लाइन बन जाएगा। तो वो बॉर्डर लाइन देखते हुए फोकस अगर आप करते हैं तो काफी अच्छा होता है, वो फोकस आउट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब अगर देखा जाए कि मिररलेस जो कैमरे होते हैं उसकी बैटरी जो होती है बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो उसके लिए मैंने जो सेटिंग किया हुआ है वो है जो मेरा विफाइंडर है। जब भी मैं विफाइंडर पे जाऊं तो हमारी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाए, और जब भी विफाइंडर से हटाऊं तो स्क्रीन ऑन हो जाए। उसके लिए जो सेटिंग है उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे कि जो ऑटो स्क्रीन ऑफ का सेटअप कर लेंगे, जिससे कि हम विफाइंडर के टाइम पे विफाइंडर शो हो और विफाइंडर जब भी हटाएं तो स्क्रीन शो हो। तो उसके लिए हम सेटअप कर लेते हैं। अब इसके बाद जो होता है इसमें कई कस्टम बटन्स होती हैं, जिससे कि अगर आप C1, C2, C3, C4 या फिर फंक्शन देख लें, या फिर जो डायल होते हैं ये डायल हुआ, यहाँ पे डायल हुआ, यहाँ पे मतलब तीन डायल दे रखे हैं। तो इन डायल्स पे भी अगर आप जो भी कस्टमाइज करना चाहते हैं कि जैसे इसमें EV वैल्यू दे दिए, इधर शटर दे दिए, मतलब जो भी आप सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पे भी जो एक व्हील टाइप का दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप जो कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हैं वो ऑन टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑन टाइम, जैसे जब भी आपको मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीजें हैं जो कि हर समय यूज करने वाली चीज है उसको आप ऊपर रख सकते हैं और यहाँ से आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद की जो सेटिंग है उसमें हम एक चीज़ सेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप फोटो क्लिक करते हो उसके बाद प्रीव्यू फोटो जो होता है वो ऑन हो जाता है। जैसे फोटो क्लिक करते ही प्रीव्यू है वो ऑन हो जाता है, तो उसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि क्या होता है जब भी हम शूट कर रहे होते हैं, जिस समय हम क्लिक कर रहे होते हैं उस समय एक क्लिक किया और तुरंत ही वो प्रीव्यू आ गया, हमने प्रीव्यू देखने लगे, फिर उसके बाद क्लिक किए, तो हो सकता है कि उसके अगले सेकंड जो है वो एक अच्छा फ्रेम मिल जाए। लाइक जैसे जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं या फिर जो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए ये सबसे जरूरी है कि वो उसको ऑफ करके रखें, क्योंकि उसके अगला फ्रेम जो है वो कितना अच्छा मिल सकता है वो पता नहीं। तो कहीं प्रीव्यू के चक्कर में वो फोटो ना मिस हो जाए, इसके लिए प्रीव्यू को ऑफ करके रखें। और प्रीव्यू देखने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक छोटी सी बटन है, मतलब ऑन टाइम आपके फिंगर्स पे, आपके थंब के पास में ये उसको प्लेबैक किया और प्लेबैक करके फिर वापस उसी से आउट हो जाता है। तो हमको प्रीव्यू को ऑन करके रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ हम बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं, जिससे कि मतलब जो हमारा ग्रिड या फिर लेबलिंग का ऑप्शन होता है उसको हम ऑन करके रखें, जिससे कि हम हमारा कैमरा लेबल है कि नहीं है, या फिर हमको जो क्रॉप करना है कहाँ से क्रॉप करना है उसके हिसाब से। जैसे लाइक मेरा इमेज ये है, उसके बाद मुझे यहाँ से क्रॉप करना है, तो उसके हिसाब से ही हम उस इमेज को रखेंगे कि जहाँ से हम बाद में क्रॉप कर सके, तो वो ग्रिड के काम आ जाता है। अगर हम लेबलिंग कर लेते हैं, तो अगर हम स्टैंड पे कैमरा रखते हैं और स्टैंड में लेबल नहीं है, या फिर कैमरा स्टैंड में लेबल है लेकिन ऊपर का हेड जो है वो थोड़ा भी डिसबैलेंस है, तो उस पर जो कैमरा हमारा है वो अगर उसमें लेबल ऑन है, तो वहां से हमें पता चलता है कि कैमरा लेबल है या नहीं है। तो इसके लिए लेबलिंग और ग्रिड को ऑन करना ज्यादा बेटर होता है, तो वो कर लीजिएगा। इसके बाद आता है जो आपका स्टेबलाइजेशन, कैमरे में स्टेबलाइजेशन की सेटिंग होती है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन होती है लेंस में, जो जिससे कि लेंस से भी स्टेबलाइजेशन ऑफ हो जाता है कैमरा। लाइक अगर आप कोई शूट कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा अगर लेफ्ट राइट होता है, कुछ शेक होता है, उस समय इसको ऑन किए हैं तो वो अपने आप से स्टेबलाइज करता है। साथ में कैमरे में सेटिंग होती है, आप कैमरे की सेटिंग में भी उसको ऑन ऑफ और ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन कर देते हैं तो वो कैमरा भी जो स्टेबलाइज करता है, जो इमेज है वो इमेज को अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है तो उसको वो साइड से क्रॉप करते हुए उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो इस तरह से कैमरा जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप स्टैंड पे शूट कर रहे हैं, अगर आपका स्टैंड स्टेबल है तो उस पे शूट कर रहे हैं, तो आपको सारे ही स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देना चाहिए, चाहे वो लेंस को चाहे कैमरे को। लेकिन अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो उस समय जो है इसको ऑन कर दें, जिससे कि आपका हाथ अगर थोड़ा भी हिल रहा है तो वो स्टेबलाइज करके कैमरा जो है वो उसको सेट कर ले। तो दोस्तों ये रही हमारी टोटल कैमरे की 20 सेटिंग्स, जिससे कि आप अगर एक बिगिनर है कैमरामैन है, मतलब जो एक्सपर्ट हैं उनको तो ये सारी सेटिंग्स पता ही होंगी, लेकिन जो बिगिनर कैमरामैन है या फिर जिन्होंने नया कैमरा लिया हुआ उनके लिए ये सेटिंग्स काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। वो अगर ये सारी सेटिंग कर लें तो कैमरा एक नॉर्मली जो है वो पूरी सेटिंग देखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ 20 सेटिंग कर लें तो भी कैमरा आपका यूज करने के लायक हो जाएगा और आप बड़े आराम से शूट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।